नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नित्या क्लासेज अकलेरा की इस कक्षा में। देखिए, आज जो है कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक का पेपर संपन्न हुआ। तो इस पेपर के मैं प्रश्न करवा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक आपने क्या किया, आपने क्या नहीं किया, उन्हें मैच करने का प्रयास कीजिएगा, मिलाने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शुरुआती प्रश्न से। खंड अ, यहाँ आपको दिखाई देगा कि जीवन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको और साफ दिखाई देगा। ये लो सर, ठीक है। कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता है उनको प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। उनको प्राप्त करना ही शिक्षा का क्या होना चाहिए? उद्देश्य। शिक्षा मानव जीवन के लिए वैसी ही है जैसे संगमरमर के टुकड़े के लिए शिल्प कला। फलतः शिक्षा केवल ज्ञान दान ही नहीं करती, अपितु संस्कार और सुरुचि के अंकुरों का पोषण भी करती है। वस्तुतः अपने को जीवित रखने के लिए अपने वातावरण तथा उसकी सापेक्षता में निज को समझकर जीवन के अनुकूल कार्यों को करना और प्रतिकूल का निवारण ही शिक्षा का उद्देश्य है। प्रतिकूल कार्यों का निवारण जो है वो शिक्षा का क्या है? उद्देश्य है। शिक्षा मनुष्य को संस्कारबद्ध कर उसे मानवीय गुणों से विभूषित करती है। मानव के गुणों से क्या करती है? विभूषित। साथ ही स्वाभिमान से जीना सिखाने में सहायता कर मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। मनुष्य को प्रगति के पथ पर क्या करती है? अग्रसर करती है। कौन? शिक्षा। सबसे पहली चर्चा करें उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। तो यहां आपको दिखाई दे रहा है शिक्षा का उद्देश्य। ये तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, इसमें कौन सा बड़ा काम। चलो आगे बढ़ेंगे। अगर हम अन्य प्रश्नों पर चर्चा करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा दूसरा प्रश्न, शिक्षा मनुष्य को बनाती है। तो शिक्षा मनुष्य को क्या बनाती है? क्या बनाती है? संस्कारबद्ध, बिल्कुल बनाती है। स्वाभिमान से जीना, बिल्कुल सिखाती है। मानवीय गुणों से विभूषित, बिल्कुल करती है। तो यहाँ आ जाएगा उपर्युक्त सभी। मतलब चारों ऑप्शन आपको यहाँ, सॉरी तीनों ऑप्शन सही दिखा रहे हैं, तो चौथे ऑप्शन पर हम चले जाएंगे। शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो फर्स्ट में दे रखा था कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता है उनको प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। तो जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो यहाँ आप उस हिसाब से आंसर लगाएंगे, जीवन जीने की कला सिखाना। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को प्रगति के पथ पर, मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। कौन करती है? तो आप भी जानते हैं, शिक्षा करती है। कौन करती है? शिक्षा। चलें अब आगे। मनुष्य को प्रगति के पथ पर कौन अग्रसर करती है? शिक्षा। इसके बाद आगे की ओर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 2 समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि लड़कियां खिलखिलाती है तेज धूप में, लड़कियां खिलखिलाती है तेज बारिश में, लड़कियां हंसती है हर मौसम में, लड़कियां पिता के बात संभालती है पिता से मिली दुकान, लड़कियां वारिस है पिता की, लड़कियों ने समेट लिया है माँ को पिता के बाद, लड़कियां होती है माँ, दुकान पर बैठ लड़कियां सुनती है पूर्वजों की प्रतिध्वनियां, उदास गीतों में वे ढूंढ लेती है जीवन का राग, उदास गीतों में वे ढूंढ लेती है जीवन का राग, धूप में बारिश में हर मौसम में खिलखिलाती है लड़कियां। सर यहाँ सबसे पहले दे रखा है लड़कियां खिलखिलाती है, तो यहाँ देखो बारिश में, हर मौसम में, धूप में, सब में। तो यहाँ तेज धूप में भी, तेज बारिश में भी और कड़ाके की ठंड में, तो उपयुक्त सभी में। लड़कियां खिलखिलाती है तो उपयुक्त सभी। पिता के जाने के बाद माँ को किसने संभाला था? तो पिता के जाने के बाद माँ को किसने संभाला? बेटी ने संभाला। दे रखा था ना पद्यांश में। आगे बढ़ते हैं। यहां से लेते हैं। प्रश्न है कि लड़कियों को दुकान किससे मिली है? लड़कियों को जो दुकान मिली है
वो किससे मिली है? तो अपने पिता से। चले, उपयुक्त पद्यांश में लड़कियों को बताया गया है। लड़कियों को क्या बताया गया है? खुलकर जीने वाली। यही सही होगा, दुखी थोड़ी रहती हो। खुलकर जीने वाली बताया गया है। हर मौसम में हंसती है, हर मौसम में खिलखिलाती है और सारे ही संघर्षों को पार कर जाती है। तो खुलकर जीवन जीने वाली। अब यहां दे रखे हैं निबंध। कितने निबंध आपको देखने को मिलेंगे यहाँ? 3 निबंध दे रखे हैं। तो आप इसमें से कोई सा भी आपको यहाँ टॉपिक मिलेंगे। जैसे ये टॉपिक दे रखे हैं 4, इनके ऊपर आपको लाइनें लिखनी है। अब मेरी बात सुनिए कि यहाँ 300 शब्द हैं, तो लगभग लगभग 10 इसमें लिख दो, 10 इसमें लिख दो, 10 इसमें लिख दो, 10 इसमें लिख दो। इसमें लगभग लगभग आपका काम हो जाएगा। चलो, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर का छात्र मनोज मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को खेल मैदान की सफाई करवाने हेतु एक क्या लिखना है? प्रार्थना पत्र। तो शिवा में श्रीमान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर, है ना? और डायरेक्ट नीचे आप लिख देंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। विषय लिखेंगे खेल मैदान की सफाई करवाने बाबत। फिर लिख देंगे महोदय आपसे विनम्र निवेदन है कि, या उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विद्यालय के खेल मैदान में अत्यधिक कूड़ा करकट हो रहा है। यहाँ तक कि हमें खेलने में अनेक प्रकार की परेशानियां आती है और खेल ही बच्चों के विकास का मुख्य पहलू है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो है बच्चों के खेल मैदान की सफाई करवाने की कृपा करें, मतलब हमारे खेल मैदान की सफाई करवाने की कृपा करें, धन्यवाद। और बस आपका नाम लिख देना साइड में। चलो बढ़े आगे। फिर दे रखा है कि अंगदान को प्रोत्साहन देने हेतु एक विज्ञापन लिखिए। तो या तो अंगदान पे लिख देना या फिर अचार पापड़ की बिक्री पे विज्ञापन तैयार कर देना। विज्ञापन मैंने आप लोगों को सिखाई रखा है, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। अब जैसे बहुत सारे और भी देखेंगे तो और देखेंगे तो सीधा सट्टे की पहले तो एक प्रारूप तैयार कर लेंगे, ऊपर ही ऊपर आप जो है जैसे मान लो अचार पापड़ का बना रहे हैं तो अचार पापड़ का लिख देना, पहले आओ पहले पाओ, मात्र 10 रुपए में एक पैकेट, स्टॉक सीमित, जल्दी आए, संपर्क, कोई भी जो भी आपको लिखना है वो लिख देना, बस फ्री। और क्या। चलो, अगर बात करें व्याकरण के शब्दों की तो व्याकरण पर चर्चा करते हैं। औपचारिक शब्द में प्रत्यय, अब यूं ही दिख रहा है औपचारिक, तो यहां आप लगा देंगे इक। सप्तर्षि शब्द में समास है, सप्त ऋषि, तो यहां कौन सा हो जाएगा? द्विगु। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह, तो द्विगु हो जाएगा। बड़भागी किसे कहा गया है? तो बड़भागी किसको कहा गया था? उद्धव को। हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मद अतु अनुरागी। रे नृप बालक काल बस बोलत, पंक्ति में नृप बालक किसे कहा गया है? अरे भाई साहब ये तो बहुत इजी है, लक्ष्मण को कहा गया था। किसको कहा गया था? लक्ष्मण को। आभा शब्द का अर्थ सीधा सट निकलता है चमक। आभा मतलब चमक। तेरे चेहरे की आभा, आभा मतलब चमक। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश है। संगति के लिए उत्साह किसने नहीं? अरे यार नवाब साहब ने नहीं दिखाया था ना उत्साह, कहाँ दिखाया था नवाब साहब? नवाब साहब ने तो रईसी दिखाई थी लेखक के साथ। मन्नू भंडारी कितने भाई बहनों में मन्नू भंडारी कितने भाई बहनों में सबसे छोटी थी? 5 भाई बहनों में। मन्नू भंडारी कितने भाई बहनों में सबसे छोटी थी? तो 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक? अरे अज्ञेय है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? अज्ञेय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रमेश शब्द में संज्ञा कौन सी है? अब आप जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। वह जा रहा है सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। कोयल मीठा गाती है, मीठा गाती है मतलब गुणवाचक। गुण प्रकट हो रहा है ना कि मीठा गाती है। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो उसे क्या कहेंगे?
कौन सी क्रिया कहेंगे? तो आप यहाँ लिखेंगे सकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, कौन सी क्रिया कहेंगे? आप उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। आगे बताते हैं। ये सिंपल से दो आपको भी पता होना चाहिए। ये सिंपल से दो पद्यांश ये गद्यांश दिए गए हैं। इनको पढ़ करके आपको इनके क्या देने हैं? जवाब, जो वेरी इजी है। इसके बाद अगले प्रश्न में भी वही मतलब अथवा वाले में भी वही सिस्टम है, नवाब साहब वाला आ जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की चर्चा करें तो इस पे दे रखा है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के जैसे उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अब यह है ना, जैसे इसने सिंपल सी लाइनें लिख दी है कि उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है? तो यहाँ सूरदास आ जाएगा। जल के भीतर कौन रहते हैं? कमलिनी के पत्ते रहते हैं। जल की बूंद किस पर नहीं ठहरती? तेल लगी गगरी पर नहीं ठहरती। उद्धव को कैसा बताया गया है? तो उद्धव को भाग्यशाली बताया गया है। ये ऐसे छोटे छोटे से प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको देना है। और अथवा में है, इसको भी भले आप चाहे तो देख सकते हैं, अथवा वाले में भी कोई बड़ा काम नहीं है। बादल किसका प्रतीक है? उत्साह का। ठीक है सर, चलो अब यहां दे रखे हैं जिन प्रश्नों में से आपको सारे प्रश्न करने थे, सिंपल से हैं, जो मैंने लगभग 2 से 4 बार आपको बता दिया था। स्मृति पाथे बनाने मतलब कवि की जीवन रूपी यात्रा में उसकी जो प्रिय की जो स्मृतियां हैं वही उसके पथ भोजन के समान है और वही उसके जीवन का एकमात्र आधार है। बच्चे की दंतरुत मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कवि प्रसन्न हो जाता है और उसकी सारी थकावट समाप्त हो जाती है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? क्योंकि बाल गोविंद भगत जो है, बाल गोविंद भगत एक दिन में अनेक प्रकार के कार्य संपन्न कर देते थे और इस प्रकार के कार्य करते थे जिन्हें देखकर लोग आश्चर्यचकित होते थे। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि डुमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि शहनाई की दुनिया में सबसे बड़ा योगदान ही डुमराव का था। ठीक है ना, सारी जो है उपज किसकी थी? डुमराव की, क्योंकि डुमराव से ही सभी निकले हुए थे। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? क्योंकि वो खेलने के लिए प्रसन्न हो जाता है। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां सारे लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और वह लोग जो है अत्यधिक मेहनत करते हैं और मेहनत के ऊपर ही विश्वास करते हैं। कनखियों से देखना मतलब इशारे करके देखना, तिरछी नजर करके देखना। बताओ, मैंने यूं ही बता दिया यार, तो आप इसमें इतना आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इजी प्रश्न है और इजी पेपर है। चलो प्रश्न नंबर 11 की बात करें। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो राजा का वह धर्म होना चाहिए कि राजा ऐसा होना चाहिए जो अपनी प्रजा को न सताए और राजा के संरक्षण में रहने वाली प्रजा को किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, गोपियां कहती है। ठीक है सर, और ये भी वो कैप्टन वाले पार्ट का है, सिंपल सा है, पान वाला उस पर टिप्पणी करता है। इसके बाद आपको परिचय में से 2 में से 1 लिखना था। मेरे हिसाब से तो मंगलेश डबराल का आप सबसे बेटर है, सिंपल सा है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? माता का अंचल पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी लाइनें लिखनी है और मुझे लगता है जहां तक सभी ने अच्छे से लिखने का प्रयास किया होगा। ठीक है सर, तो अब लेते हैं आपसे विदाई, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। आप इसी प्रकार हमारा साथ देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।